स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीलेश सर और हम और आप मिलकर के पढ़ रहे हैं क्लास 12th के मैथ्स का एक सिंपल सा छोटा चैप्टर बट इम्पोर्टेंट, वेक्टर अलजेब्रा। ये वेक्टर्स का 6th वीडियो है। इसमें हमने लास्ट वीडियो में ऑब्वियसली 10.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन करे। हमने 10.3 पहले ही कर लिया था। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट भी हमारा हो चुका है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि डॉट प्रोडक्ट के हमने सारे क्वेश्चन 10.3 से कर लिए हैं। 10.3 हमारा फिनिश है वन शॉट में। और आज हम लोग मिसलेनियस के क्वेश्चन सारे जो डॉट प्रोडक्ट और पहले वाले मतलब एक्सेप्ट क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन को छोड़ करके हम लोग पूरा मिसलेनियस करने वाले हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डायरेक्शन रेशियो के बारे में भी सीखेंगे हम लोग। और जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे कंसेप्ट बेस्ड हम लोग क्वेश्चन को करते जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा फिफ्थ से शुरू है। तो थियोरेटिकल क्वेश्चन अभी हम लोग नहीं ले रहे। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ से स्टार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट दिस वेक्टर है ना, ये एक वेक्टर दे रखा है जिसमें एक्स ब्रैकेट में आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज अ यूनिट वेक्टर। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है जिससे कि ये वाला वेक्टर जिसका नाम हमने दे दिया a वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। तो a वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा तो मॉड ऑफ a कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अब इस वेक्टर को हमने खोल दिया xi कैप प्लस xj कैप प्लस xk कैप, x तीनों से मल्टीप्लाई होकर ये हमारा वेक्टर बन गया। अब इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं मॉड ऑफ a। तो आई जे के तीनों के कोएफिशिएंट क्या है हमारा x है। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर सॉरी x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो हम लोग डायरेक्टली यहां पे भी x स्क्वायर कर सकते थे। ब्रैकेट में हमारा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 3 हो जाता। तो 3x स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू कितना होगा हमारा मॉड a की वैल्यू कितनी चाहिए, 1। तो यहां पे एक सेकंड ये एक्स स्क्वायर हमारा रूट से बाहर कैसे आ गया बच्चे, ये तो गड़बड़ है। 3x स्क्वायर तो 3x इज इक्वल हाँ तो 3x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 आएगा ये। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा प्लस माइनस रूट 3, ये बनेगा ये। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3x स्क्वायर, x स्क्वायर रूट से बाहर आ गया तो हमने प्लस माइनस ऐसे लगा दिया मॉड के बाद। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी प्लस माइनस 1/√3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन रेशियो पहले भी हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन आज थोड़ा सा इसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लें और तैयार हो जाए। चलिए हम इस एग्जांपल्स के जरिए डायरेक्शन रेशियो को समझने की कोशिश करेंगे। डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन रेशियो बहुत दिन से सुनने में आ रहा है, बट ये होता क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि वेक्टर का मतलब ही होता है क्या, एक किसी भी मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन देना, ठीक है। तो जैसे हमने ए वेक्टर का एग्जांपल लिया तो ये 2i कैप मतलब ये आई कैप डायरेक्शन में दैट इज एक्स डायरेक्शन में 2 यूनिट जा रहा है, ठीक है। जे के डायरेक्शन में सॉरी वाई के डायरेक्शन में -3 यूनिट जा रहा है और जेड के डायरेक्शन में +4 के यूनिट जा रहा है, राइट। तो ये इसके क्या हो गए डायरेक्शन, क्या हो गए ये डायरेक्शन। उसी तरह से अगर हम लोग बी का देखा तो बी आई के डायरेक्शन में दैट इज एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में क्या हो गया हमारा 4, वाई के डायरेक्शन में 6 यूनिट। तो एक काम करते हैं, इसका पहले डायरेक्शन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन और डायरेक्शन रेशियो में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो डायरेक्शन ये हमारा हो गया 2 - 3 4। बी का डायरेक्शन हो गया हमारा 4 - 6 8 और सी का डायरेक्शन हो गया 6 - 9 12। अब जरा इनका डायरेक्शन का रेशियो अगर हम लोग निकालना चाह रहे हैं, जैसे ए और बी का रेशियो है ना, तो ये 2/4 -6/-3 और 4/8 इन सब की वैल्यू कितनी है, हाफ। कितनी है चेक कर पा रहे हैं।
तो ये क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ ए, डायरेक्शन ऑफ ए, और ये हो गया हमारा डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, और ये हो गया इनके डायरेक्शन का रेशियो। क्या हो गया, इनके डायरेक्शंस का रेशियो हो गया 1/2, और 1/2 क्या है हमारा, कांस्टेंट। जब किसी दो वेक्टर का डायरेक्शन का रेशियो कांस्टेंट होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं बोथ हैव सेम डायरेक्शन रेशियो, बोथ द वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन रेशियो। तो इनका डायरेक्शन का रेशियो क्या हो गया, सेम हो गया, है ना। चलिए अब ए और सी की बात करते हैं, ए वेक्टर और सी वेक्टर की बात करते हैं। तो 2/6 -3/-9 4/12 1/3, या फिर हम लोग अगर b/a की बात करेंगे तो b/a में हमारा क्या आ जाएगा, 4/2 -6/-3 और यहां पे 8/4। देखिए क्या है। उसी तरह से c/a की बात करें तो क्या आएगा हमारा, 6/2 -9/-3। होप कि आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ रही है। जब इनके कंपोनेंट, डिफरेंट कंपोनेंट का रेशियो किसी वेक्टर का आपस में इक्वल हो जाता है तो उसके डायरेक्शन का रेशियो हम लोग सेम मानते हैं। क्या मानते हैं, सेम मानते हैं। तो दो चीजें यहां पे ध्यान में रख लें कि हर एक वेक्टर का, अगर दो किसी वेक्टर के सारे कंपोनेंट का रेशियो सेम आ जाए, मतलब कोई कांस्टेंट आ जाए, इट मींस दे हैव सेम डायरेक्शन, या इसका मतलब वो लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये देखिए, ये ऐसे जा रहे हैं तो दूसरा क्या होगा, इसी के साथ साथ थोड़ा ऊपर जाएगा या थोड़ा नीचे जाएगा, लेकिन जाएंगे दोनों सेम डायरेक्शन। तो क्या क्या कंक्लूजन निकला, थोड़ा सा आप शॉर्ट में लिख लें। इफ रेशियो ऑफ कंपोनेंट ऑफ टू डिफरेंट vectors is a constant implies that they have same direction or direction ratio। और सेम डायरेक्शन रेशियो का मतलब क्या है, ईदर पैरेलल, दे आर पैरेलल, और कोलिनियर, जैसा कि अभी हमने पीछे भी बात करी थी लास्ट वीडियो। या तो वो लोग आपस में क्या होंगे, पैरेलल चलेंगे, साथ साथ सेम डायरेक्शन में, है ना। तो क्या हो गया इनका रेशियो, तो ये क्या हो गया, दो वेक्टर अगर हमारा यहां पे, अब देखिए जैसे यहां पे c कितना हो गया, 3, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, c वेक्टर इज इक्वल टू 3a वेक्टर, है ना। क्या है, c वेक्टर इज इक्वल टू 3a वेक्टर, और b वेक्टर इज इक्वल टू 2a वेक्टर। तो इसका मतलब क्या हो गया, c वेक्टर इज पैरेलल टू a वेक्टर, और इसका मतलब क्या हो गया, b वेक्टर इज पैरेलल टू a वेक्टर। बहुत जरूरी चीजें ये सारी ध्यान में रखें आप। तो अब देखें यहां पे क्या है, ये क्या है हमारा 3 है, ये क्या है हमारा 3, ये क्या है 2। तो 3 के जगह पे कोई भी कांस्टेंट लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब इफ a वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर, इट मींस a वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आप नोट करें, है ना, कि अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं तो वो दोनों एक दूसरे के किसी कांस्टेंट का मल्टीपल होंगे, किसी ना किसी कांस्टेंट का मल्टीपल होंगे। ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, इट मींस दे आर पैरेलल।
तो अगर हम लोगों ने करना है कि किसी एक वेक्टर के डायरेक्शन में कोई दूसरा वेक्टर निकालना है तो उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे। हमने वेरी फर्स्ट वीडियो है, सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा था कि सेम डायरेक्शन का लेकिन डिफरेंट मैग्नीट्यूड का अगर निकालना हो तो हमने क्या कर देना, उनको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, देयर डायरेक्शन रिमेन सेम, वो उनके डायरेक्शन क्या होंगे, सेम रह जाएंगे जब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वही कंसेप्ट हमारा आज निकल के आया। यही कंसेप्ट हमारा 3D में कुछ और एलोबरेट में होगा। तो मैंने आपको डे 1 में बोला हुआ है कि डायरेक्शन रेशियो एक वास्ट टॉपिक है जिसको अलग अलग स्टेज में अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप में अलग अलग नाम से जाने और पहचानेंगे। तो यहां हमने क्या देखा कि अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन क्या होंगे, सेम होंगे। अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल है तो एक दूसरे का क्या होगा, किसी ना किसी कांस्टेंट का मल्टीपल होगा। कोई भी वेक्टर हो सकता है, बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर या ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। तो क्रक्स हमारा इस पूरे चीज का यही है कि अगर ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर देन ए इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर और वाइस वर्सा। तो मैं इसको एक बार फिर से कोट कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें, सारी चीजें काम की है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। चलिए, तो क्या कंक्लूड हमने किया, 2 पॉइंट आप ध्यान रखें। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, इट इंप्लाइज दैट ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। लैंग्वेज में डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सेम। ए वेक्टर और बी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, सेम। और इसी को दूसरे लैंग्वेज में, इफ दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ए कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर वेयर लैम्डा इज अ कांस्टेंट, है ना। अगेन सेम डायरेक्शन where lambda is a constant। तो सेम डायरेक्शन रेशियो का क्या फायदा हो गया कि दो वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो अगर सेम होता है तो वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, है ना, और एक दूसरे का कोई कांस्टेंट का मल्टीपल होता है। अब इसके ऊपर बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे को मिसलेनियस में मिलेंगे और आगे भी मिलते रहेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। Find a vector of magnitude 5 units parallel to the resultant of A and B vector। तो resultant of A and B vector हमारा क्या हो गया, दोनों का प्लस कर ले आप, A और B वेक्टर को प्लस कर ले। अब उसके पैरेलल मतलब उसके डायरेक्शन रेशियो का सेम, मतलब उसी के डायरेक्शन में, मतलब टू मेंटेन द सेम डायरेक्शन यू हैव टू फाइंड आउट द अदर वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 5। तो ये हमने 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 के लिए डिटेल में बताया था कि अगर दो वेक्टर, अगर कोई एक वेक्टर का डायरेक्शन बिना चेंज किए हुए कोई दूसरे मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालना हो तो आप 2 स्टेप में उसको निकाल सकते हैं। तो पहले तो आप उसका यूनिट वेक्टर निकालें, फिर यूनिट वेक्टर में आप उसको मल्टीप्लाई कर दें रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड से। तो ये डिटेल वेक्टर आपको कंसेप्ट आपको 10.2 एक्सरसाइज में मिलेगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 10, आई थिंक वीडियो नंबर 2 में आपको डिटेल मिलेगा। चलिए आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में आपको ए वेक्टर दे रखा है i + 2i + 3j - k और बी वेक्टर दे रखा है i - 2j + k। आपको फाइंड करना है अ वेक्टर ऑफ 5 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी वेक्टर। तो ए या बी का रिजल्टेंट क्या हो गया, a + b वेक्टर, हमने इसको c लेट कर लिया। रिजल्टेंट क्या हो गया, ए बी का c वेक्टर, तो c वेक्टर हमने a + b, तो हमारा 3i क्या प्लस j क्या प्लस 0 की, राइट। ये हमारा आ गया इन दोनों का रिजल्ट। अब इन दोनों का रिजल्टेंट के डायरेक्शन में, है ना, हमें 5 यूनिट्स का मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए। तो पहले क्या करना है, हमने इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। c कैप इज इक्वल टू c वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ c वेक्टर।
तो मॉड ऑफ सी वेक्टर हमारा क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 10। तो हमारा सी कैप कितना आ गया, 3i कैप प्लस जे कैप, है ना, अपॉन √10। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड, आपको एडवाइस करूंगा कि मैं आप वीडियो नंबर 2 जरूर देखें, मैग्नीट्यूड 1 चाहे तो आप निकाल के देखिए, क्योंकि यूनिट वेक्टर, अब इसको जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो हमने क्या करा, मैग्नीट्यूड वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 5 units in the direction of C vector will be 5 into C cap। C का डायरेक्शन, वेक्टर का डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो सेम होगा। देखिए C का डायरेक्शन रेशियो 3, 1, यहाँ पे 1/√10 कॉमन, 3 और 1 पूरा डिटेल में मैंने बताया हुआ है। तो 5C कैप ये हो गया हमारा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5/√10 3i cap plus j cap is your required vector having magnitude 5 units। ये स्टेप था मेरा हमारा उसमें वीडियो नंबर 2 में कि पहले आप यूनिट वेक्टर निकालें, फिर उसको रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल गेट द वेक्टर ऑफ दैट मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर नहीं है इन केस तो आप डिटेल में देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, आपको 3 वेक्टर दे रखा है ए बी एंड सी, वैल्यू आप चेक कर सकते हैं बुक से। आपको निकालना यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर। अब ये वेक्टर हमारा है तो जिसके भी पैरेलल होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो ऑब्वियसली वेक्टर और यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। तो इसका मतलब उसी वेक्टर का हमने यूनिट वेक्टर निकाला। चलिए फिर से सुन लें, ये 3 वेक्टर दे रखा है हमें, इस वेक्टर का, इस पर्टिकुलर वेक्टर का के पैरेलल में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो जो भी ये वेक्टर बनेगा उसका यूनिट वेक्टर, दोनों का क्या होता है, डायरेक्शन सेम होता है। अगेन वीडियो नंबर 2 को रिफर करें, वेक्टर एंड इट्स यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज हैव सेम डायरेक्शन। क्योंकि क्या करते हैं, वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं उसके रेसिप्रोकल, उसके मैग्नीट्यूड के रेसिप्रोकल। प्लीज अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन इसमें आ रहा है तो आप वीडियो नंबर 2 को देखें, बहुत डिटेल में मैंने बताया हुआ है। तो इस वेक्टर को, इतना बड़ा वेक्टर को हमने एक नाम दे दिया डी वेक्टर। फटाफट डी वेक्टर देखते हैं क्या क्या है हमारा। 2a वेक्टर दैट इज, ध्यान से देखें, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये क्या आ गया हमारा 2a वेक्टर। माइनस बी वेक्टर, सबके साइन चेंज कर दे, माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, ये माइनस बी वेक्टर हो गया, प्लस 3c, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 3i कैप, इसका कैप थोड़ा सा, माइनस 6j कैप। बहुत ध्यान से ये मल्टीप्लीकेशन का काम करना है। चलिए तो डी वेक्टर क्या हो गया हमारा, 2i माइनस 2i कैंसल प्लस 3i, तो 3i कैप, 2j प्लस j, 3j माइनस 6j माइनस 3j कैप, 2k माइनस 3k माइनस k प्लस 3k प्लस 2k कैप। ये क्या आ गया जी, डी वेक्टर, मतलब यही वेक्टर। अब इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ऑब्वियसली यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो ये इसके क्या होगा, पैरेलल आएगा। तो डी कैप हमें निकालना है, तो डी वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ डी वेक्टर। अब इसका फटाफट से मॉड ऑफ डी वेक्टर निकालेंगे। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 4 22। तो डी कैप हमारा यूनिट वेक्टर क्या आ गया, वेक्टर है हमारा 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप अपॉन में √22। अब देखिए जरा, क्या इसका डी कैप का और डी का डायरेक्शन सेम है, 1/√22
अगर कॉमन ले लेते हैं तो 3 माइनस 3 2। तो ऑब्वियसली वेक्टर और यूनिट वेक्टर का क्या होता है, हमेशा डायरेक्शन सेम होता है, तो वो पैरेलल होगा। तो हम लोग डी कैप को प्यार से क्या लिख सकते हैं आराम से, 3/√22 आई कैप माइनस 3/√22 जे कैप प्लस 2/√22 के कैप। दिस इज योर रिक्वायर्ड। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ए, बी एंड सी। तो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दे रखा है, तो मैंने इसको पोजीशन वेक्टर में लिख दिया। 1 माइनस 2 8 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 8 कैप 5 0 माइनस 2 5 आई कैप 0 जे कैप माइनस 2 के कैप 11 3 7 11 3 आई 3 जे और 7 के कैप। तो ये दो पार्ट में क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें आपको सबसे पहले तो ये प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो 3 पॉइंट्स के कोलिनियर के कंडीशन मैंने आपको बताए हैं। पहले तो आप ये वेक्टर निकाल लें, ए बी वेक्टर, फिर बीसी वेक्टर, फिर एसी वेक्टर। दो अप्रोचेज मैंने बताया, एक तो मैग्नीट्यूड का, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड का सम क्या होगा एसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड, एक तो आप वो निकाल लें। और दूसरा मैंने बताया था कि ए बी बीसी और एसी तीनों के डायरेक्शन रेशियो आप सेम दिखा दें, आपका ये कोलिनियर हो जाएगा। तो कोलिनियर वाला पोर्शन मैं नहीं करके दे रहा हूं, तो आप वो कर लेना। इनके मैग्नीट्यूड पहले तो ये ए बी वेक्टर निकलेगा बी माइनस ए करके, तो चलिए मैं ए बी वेक्टर में निकाल देता हूं आपको। तो ए बी वेक्टर हमारा क्या हो गया, बी माइनस ए, 5 माइनस 1 दैट इज 4 आई कैप, 0 माइनस माइनस 2 दैट इज प्लस 2 के कैप 2 जे कैप, फिर माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 8 दैट इज 6 के कैप। बीसी वेक्टर है हमारा 11 माइनस 5 दैट इज 7 आई कैप, 3 माइनस 0 दैट इज 3 जे कैप, sorry 11 minus 5 it will be 6, 7 minus minus 2 that is 9 के। अब चेक कर लेना कैलकुलेशन। फिर एसी वेक्टर हमारा क्या बन जाएगा, 11 माइनस 1 दैट इज 10 आई कैप, 3 माइनस माइनस 2 दैट इज 5 जे कैप, और 7 माइनस माइनस 8 दैट इज 15 के कैप। आप चेक कर लें इसका डायरेक्शन रेशियो हमारा क्या दिख रहा है, 5 कॉमन लेने के बाद ये हमारा 2 1 3, यहां पे 2 कॉमन लेने के बाद 2 1 3, यहां पे 3 कॉमन लेने के बाद 2 1 3। इनका डायरेक्शन रेशियो चेक करें, 2 1 3 इसका डायरेक्शन रेशियो, 3 कॉमन लेने के बाद 2 1 3, और इसका डायरेक्शन रेशियो 5 कॉमन लेने के बाद है ना 2 1 3। तो चलिए डायरेक्शन रेशियो तो आपको दिख ही गया। अब मैग्नीट्यूड इसका निकाल ले। मॉड ए बी का मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 36 दैट इज 56 यूनिट्स। इसका मॉड बीसी 36 प्लस 9 36 प्लस 9 45 45 प्लस 81। आप चेक कर लें ये हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 45 प्लस 81 आई थिंक 5 1 6 136। फिर से देख लें, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 9 का स्क्वायर दैट इज 81। तो ए 5 प्लस 1 6, 8 प्लस 4 12 136। मॉड एसी अगर निकालते हैं हम लोग, तो मॉड एसी दैट इज रूट में हमारा थोड़ा बड़ा बड़ा टर्म आ जाएगा 100 प्लस 25 प्लस 15 to 25। चेक करेंगे रूट में 5 प्लस 5 कितना हो गया 10, 2 3 प्लस 2 5
है ना, 2 + 1 3, पता नहीं, आप चेक करिए, 225, 250, 350। तो चलिए इसका हम लोग अगर बाहर निकालते हैं तो 7 8 जा, तो ये हमारा आ जाएगा 4, दैट इज 2√14। तो 14 के हिसाब से इसको आप करें यहाँ पे, तो ये 136 ही आएगा ना, ना 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 ना, ना 126 आएगा। चलिए चेक करें, 5 + 1 6 और 8 + 4, तो 3√14, 14 9 का 126 होता है, ठीक है। तो ये हमारा 5√14 ही आने वाला है। 14 से आप कैंसिल करें, 14 2 जा 28, यहाँ पे 7, फिर कितना आ जाएगा हमारा इंटू 14, दैट इज 5√14। चेक करें, तो मॉड AC इज इक्वल टू मॉड AB प्लस मॉड BC, कितना कितना 2√14 प्लस 3√14 इज इक्वल टू 5√14। तो क्या आपको ये दिख रहा होगा? नहीं दिख रहा है? 2√14 प्लस 3√14 इक्वल टू 5√14। इक्वल आ गया हमारा मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के अपोज से भी हमने देख लिया कि ये हमारा कोलिनियर है। अब इसका नेक्स्ट पोर्शन में है कि फाइंड द रेशियो विच B डिवाइड्स A एंड C। तो अब रेशियो वाला अप्रोच, अब इसका स्क्रीनशॉट लें, हम लोग अभी निकाल के दिखाता हूं। चलिए, ये कंसेप्ट हमने 10th में भी करा है कि अगर रेशियो निकालना हो तो आप K रेशियो 1 लेकर के कर लें, बट यहाँ पे हम लोग K नहीं लेंगे क्योंकि हमारा ऑलरेडी K कैप हमारा यूनिट वेक्टर है। तो हमने लिया इसको कि B डिवाइड कर रहा है इसको M/1 के रेशियो में। तो B को हम लोग अगर मान लो B वेक्टर ले लेते हैं, है ना, अगर B वेक्टर हमने ले लिया तो रेशियो का फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा, M × C वेक्टर प्लस 1 × A वेक्टर अपॉन M + 1। आपको M की वैल्यू निकालनी है। तो B वेक्टर को यहां पे प्लेस कर दें, 5i कैप प्लस 0j कैप माइनस 2k कैप इज इक्वल टू M × C वेक्टर। तो ये हमारा M × C वेक्टर हमारा हो जाएगा 11m i कैप, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस 3m j कैप प्लस 7m k कैप प्लस 1 × A वेक्टर दैट इज i कैप माइनस 2j कैप माइनस 8k कैप अपॉन में हमारा आ गया M + 1। चलिए, तो यहां पे आप M + 1 मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पे क्या हो जाएगा, 5m + 1 i कैप प्लस 0j कैप, तो हमारा 0 ही रह जाएगा, माइनस 2m + 1 k कैप इज इक्वल टू, यहां i कैप कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा आपका 11m + 1 i कैप, और यहां पे 3m - 2j कैप, और यहां पे प्लस 7m - 8k। अब किसी को भी कंपेयर कर लें तो आपको यहां से, जैसे ये हमारा i का कोफिशिएंट है, तो i का कोफिशिएंट 5m + 1, तो 5m + 1 इज इक्वल टू 11m + 1, है ना, 11m + 1, ऐसे 11m नहीं, ये नहीं है, ये आपका क्या है 11m + 1, करेक्ट है। तो इधर 5m + 1 इज इक्वल टू 11m + 1, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, 1 और 1, ओहो क्या है, तो 5m + 5, तो ये हमारा, इसको इधर लेके आओ, 5 - 1 कितना हो गया बच्चों, 4, और 11m
हमारा कितना हो गया, ये 6m। तो m की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। तो रेशियो हमारा क्या आ गया, 2:3। किसी भी एक को आप कर लें, चाहे तो आप इसको कर लें, यहां से देख लें ये 0 है तो 3m-2 चेक करके देख लें, तो 3m-2 इज इक्वल टू 0, तो 3m इज इक्वल टू 2। तो आपका यहां से भी किसी भी एक को करने की जरूरत है, सबको करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से भी क्या है, m इज इक्वल टू 2:3। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पॉइंट B डिवाइड्स द A एंड C इन रेशियो 2:3। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 अगेन आप देख लें। ये हमारा, ये भी 2 पार्ट में क्वेश्चन है। पहले तो आपको दे रखा है कि P और Q का पोजीशन वेक्टर रेस्पेक्टिवली आपका गिवन है, मैंने लिख दिया है 2A + B A-3B वेक्टर, पोजीशन वेक्टर P का और Q का है। और आपको निकालना है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R which divides the point line PQ in ratio 1:2। बट क्या दे रखा है, ये एक्सटर्नली दे रखा है। तो हमने R पॉइंट को क्या लिया है, एक्सटर्नल में लिया है। तो M1 की वैल्यू कितनी है, 1, और M2 की वैल्यू कितनी है, 2। तो सबसे पहले अगर हमने इसको R वेक्टर ले लिया, इसका पोजीशन वेक्टर R वेक्टर ले लिया है, तो सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिख लें, M1 इंटू Q वेक्टर माइनस M2 इंटू P वेक्टर अपॉन में M1 माइनस M2। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। तो चलिए अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। R वेक्टर इज इक्वल टू M1 हमारा कितना है, 1, और Q वेक्टर कितना है, A-3B माइनस M2 कितना है, 2, 2A प्लस B वेक्टर हमारा है अपॉन में 1 माइनस 2। ब्रैकेट खोले तो A-3B वेक्टर माइनस 2 इंटू 2 4A वेक्टर और माइनस प्लस माइनस हमारा 2B वेक्टर अपॉन में क्या आ गया, -1। कोई कंफ्यूजन इसमें है ही नहीं हमारे को, सारी वैल्यू दे रखी है, हमने सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू डाली। ठीक है जी, तो ये हमारा आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। A-4A कितना हो गया, -3A वेक्टर सब, और -3B हो गया हमारा -5B वेक्टर अपॉन में -1। तो आप माइनस माइनस कॉमन ले लें ऊपर नीचे, तो R वेक्टर हमारा कुल मिलाकर क्या आ रहा है, 3A वेक्टर प्लस 5B वेक्टर। इसका माइनस कॉमन लेकर के हमने माइनस से इसको कैंसिल कर दिया। तो दिस इज योर R। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। Find the position vector of R so that it divides the PQ segment in ratio 1:2 external। करेक्ट है। अब अगला पार्ट इसमें बोल रहा है कि show that P is the midpoint of RQ। ठीक है, तो RQ का मिड पॉइंट हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला सबसे पहले लिखें, इसका स्क्रीनशॉट लो। तो ये सारे फॉर्मूले हमने सेकंड लेक्चर में ले लिया है, वीडियो नंबर 2 में। तो आप जाकर के देख सकते हैं। सी अगर मिड पॉइंट है तो सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या निकलता है हमारा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन में। ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू है ना, मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू वेक्टर विल बी व्हाट, आर वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर अपॉन में 2। आर वेक्टर मैंने आपको निकाल के दे दिया है, 3A प्लस 5B वेक्टर प्लस A माइनस 3B वेक्टर अपॉन में 2। तो 3 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों, 4A वेक्टर, और 5 माइनस 3 कितना हो गया, प्लस 2B वेक्टर अपॉन में 2। 2 कॉमन ले, 2A प्लस B वेक्टर अपॉन 2 कैंसिल हो गया। तो ये मिड पॉइंट हमारा क्या निकल गया, देखो आप P वेक्टर निकल गया। मिड पॉइंट क्या निकल गया अगेन, 2A प्लस B वेक्टर। दिस इज योर मिड पॉइंट ऑफ आर। तो सिंपल से क्वेश्चन है मिसलेनियस में। अभी क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आने बाकी हैं, तो हम लोग फटाफट से ये छोटे छोटे क्वेश्चन हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9, 10 हमारा क्रॉस पे है। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब हम लोग सीखेंगे, जब उसको वाइंड अप करेंगे, तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट से पढ़ें और ट्राई करें।
फटाफट से आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो। क्वेश्चन नंबर 11 में आप पढ़ लें कि शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू द OX, OY एंड OZ, दैट इज ये क्या है हमारे तीनों एक्सिस है। तो हमें पता है कि जो वेक्टर ए, इसका मतलब इक्वली इंक्लाइंड का मतलब वेक्टर ए हमने सपोज कर लिया वेक्टर ए है जिसका डायरेक्शन कोसाइन ये प्रूव करना है। तो ए इसका मतलब क्या है, मेक्स इक्वल एंगल विद एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। और जब हमने डायरेक्शन कोसाइन पढ़ा था तो उस टाइम हमने एक एंगल का नाम लिया था अल्फा बीटा गामा। क्या? अल्फा बीटा गामा। तो आप चेक कर लेंगे डायरेक्शन कोसाइन। तो अल्फा बीटा गामा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड एक्स एक्सिस। बीटा क्या था? एंगल बिटवीन ए एंड वाई एक्सिस। एंड गामा क्या था? एंगल बिटवीन ए एंड जेड एक्सिस। तो ये तीनों एंगल आपको क्या प्रूव करने हैं? तो हमें प्रूव क्या करना है या शो क्या करना है? टू प्रूव अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। तो वी कैन राइट, अगर अल्फा बीटा गामा को हमें इक्वल प्रूव करना है तो हम लोगों को क्या प्रूव करना होगा कि cos अल्फा इज इक्वल टू cos गामा बीटा प्लस cos इक्वल टू cos गामा। सर cos क्यों लगाया? आंसर इज आप डायरेक्शन कोसाइन जा करके पढ़े, बिल्कुल वीडियो में क्लियर लिखा हुआ है डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। आई थिंक वीडियो नंबर 2 को रेफर करेंगे इसके लिए। डिटेल में डायरेक्शन कोसाइन हमने पढ़ रखा है। अब हम लोग मिसलेनियस पढ़ रहे हैं तो अब यहाँ पे कंसेप्ट वो सारे यूज होने हैं। और cos अल्फा cos बीटा cos गामा को हम लोग L और M, है ना, L M N से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? L M N। चलिए, तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा इक्वल होगा, इसका मतलब क्या होना चाहिए हमारा? L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N होना चाहिए। तो हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, रिजल्ट क्या पढ़ा था कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास क्या है कि सॉरी ये हमारा गिवन है, ये हमारा क्या है? गिवन है और ये प्रूफ करना है। अब ध्यान से, सॉरी थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हो गया। हमें ये प्रूव करना है कि L M N कितनी वैल्यू होनी चाहिए? ये होनी चाहिए। और ये हमारा क्या है? इक्वल एंगल बन रहा है, ये दे रखा है A इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा गिवन है, तो हम लोग cos अल्फा cos बीटा cos गामा को इक्वल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? वी कैन राइट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा को भी क्या लिखते हैं? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर गामा को भी क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कुछ भी लिख सकते हैं। L M N हमारा क्या होगा? इक्वल है। L M N हमारा इक्वल है, तो यहाँ पे 3L स्क्वायर लिख लें या कुछ भी लिख लें तो हमारे लिए यहाँ पे भी लिख सकते हैं। क्या कुछ भी आप ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, ये मैंने दोनों ऑप्शन आपको दिए। तो यहाँ से 3L स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ से क्या आ गया हमारा? 3 cos स्क्वायर। ईदर दिस और दिस, कुछ भी आप अप्रोच ले सकते हैं, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3। तो cos अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा? प्लस माइनस 1। तो यहां से क्या आ गया हमारा? L इज इक्वल टू क्या हो गया? प्लस माइनस 1/रूट। अब हमारा L M और N आपस में क्या है? इक्वल है, मतलब cos अल्फा cos बीटा cos गामा इक्वल है। देयरफॉर L इज इक्वल टू cos अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। इतना लंबा है नहीं, आपका क्वेश्चन हो चुका है, बस मैं लिखने का तरीका बता रहा हूं। प्लस माइनस 1/√3 एंड N इज ऑल्सो इक्वल टू cos गामा इज इक्वल टू प्लस माइनस। ये आपका प्रूफ होगा, ये प्रूफ करना था आपको, है ना, स्टार्टिंग में हमने। अच्छा, अगर ये हमारा गिवन होता तो ये भी हम लोग प्रूफ कर सकते थे। तो वाइस वर्सा कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है इसका। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे जाने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोग रिकैप करेंगे, दैट इज क्रॉस का और डायरेक्शन रेशियो का कंडीशन के लिए। तो आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है अगला। तो इस क्वेश्चन के दो अप्रोच है। पहला तो आप प्योर डॉट प्रोडक्ट से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, और दूसरा अप्रोच क्या है, इसमें आप क्रॉस प्रोडक्ट का भी यूज कर सकते हैं, और
लेकिन उसके साथ में एक आपका डायरेक्शन रेशियो का भी इस्तेमाल होगा। तो आज स्टार्टिंग में आज के वीडियो में मैंने आपको जब क्वेश्चन नंबर 7, 8 के लिए कराया था तो उसमें मैंने आपको क्लियर करके दिया हुआ है कि इफ A vector is parallel to B vector, then A vector is equal to lambda times of B vector, where lambda is any constant. जैसे 3, 2 लेकर के एग्जांपल लेकर के मैंने इसको समझाया हुआ है, तो अभी आप भूलेंगे नहीं क्योंकि इसी वीडियो का है। तो आपको एक ये रिजल्ट बहुत अच्छी तरह से यूज करने आना चाहिए। अच्छा, इस कंसेप्ट को हम लोग एग्जाम्पल नंबर 30 में भी इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इसको मैं अभी करा के दे रहा हूं। अदरवाइज मैं क्वेश्चन नंबर 12 सिर्फ डॉट से करा था। तो अब यहां पे क्रॉस का क्या यूज है, तो क्रॉस के लिए मैंने बताया था कि अगर दो वेक्टर क्रॉस कर रहा है, सपोज ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, राइट, दो वेक्टर आपस में क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, तो एक थर्ड वेक्टर प्रोड्यूस होता है जिसको बोला जाता है ए वेक्टर, मान लो ये है, बी वेक्टर ये है, तो ये जो आ गया हमारा ए क्रॉस बी वेक्टर, दिस इज योर थर्ड वेक्टर। ये हमने क्रॉस के स्टार्टिंग में आपको करा के दिया था कि इफ टू वेक्टर गेट क्रॉस्ड देन अ थर्ड वेक्टर गेट प्रोड्यूस्ड which is perpendicular to both A and B vector। तो इसका मतलब क्या है कि if A and B is crossed then A vector, a new vector हमारा प्रोड्यूस क्या है, A क्रॉस B vector which is A क्रॉस B vector is perpendicular to A vector, simultaneously A क्रॉस B vector is perpendicular to B vector। मैं बार बार ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं A क्रॉस B को एक अलग वेक्टर नाम दे रखता हूं C वेक्टर या नॉर्मल वेक्टर, लेकिन अब हमारा एक्चुअली नॉर्मल वेक्टर का इस्तेमाल है नहीं क्योंकि प्लेन आपका डिलीटेड है। तो 3D में जो हमारा प्लेन वाला पोर्शन था उसमें यही जो हमारा A क्रॉस B वेक्टर बन जाता था वो बन जाता था नॉर्मल वेक्टर। अगर फिजिक्स किसी ने पढ़ा है, आप लोग अगर साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको एरिया वेक्टर पता होगा, आपने मैग्नेटिक फील्ड में यूज किया होगा या गॉस थ्योरम में यूज किया होगा एरिया वेक्टर। क्यों? क्योंकि लेंथ और ब्रेथ क्रॉस होकर के एरिया बनता है, तो एरिया वेक्टर इज गॉट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, है ना, परपेंडिकुलर टू द ए क्रॉस बी, है ना, लेंथ क्रॉस ब्रेथ। तो वहां पे हमने यूज किया था उसको फ्लक्स के लिए। तो यहां भी हमारा क्या है, ए क्रॉस बी जब भी होगा तो एक प्लेन बनेगा और उस प्लेन का एरिया हमारा नॉर्मल वेक्टर होता है ए क्रॉस बी। बट नॉर्मल वेक्टर को हमने यूज नहीं करना, इसलिए मैं बार बार इसको ए क्रॉस बी लिखता हूं। एक तो ये कंसेप्ट हो गया। अगर मैंने बोला कि इफ कन्वर्सली सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एज वेल एज C वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर, इसका मतलब क्या है कि कोई यहां पे दूसरा वेक्टर खड़ा है। कैसे खड़ा है, जैसे ये वेक्टर हमारा, ये सपोज ये वेक्टर मान लो हमारा, ऐसे ही मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में A क्रॉस B होता है तो इस तरह का वेक्टर बन गया, दिस इज योर A वेक्टर, सॉरी A क्रॉस B वेक्टर। ये क्या है हमारा A क्रॉस B वेक्टर, ये। अच्छा, एक कोई मान लो ये वेक्टर है, ये भी A और B दोनों के परपेंडिकुलर है, तो वो भी तो ऐसे ही खड़ा होगा। ध्यान से देखो, तो ये दोनों वेक्टर क्या हो गए, आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। फिर से समझो, ये A क्रॉस B वेक्टर है जो A और B को क्रॉस करने से निकला है, ठीक। अच्छा, ये क्या है, A के भी परपेंडिकुलर है, B के भी परपेंडिकुलर है। अब कोई हम दूसरा वेक्टर लेना चाह रहे हैं जो उन दोनों के परपेंडिकुलर है, वो भी क्या होगा, ऐसे ही आके खड़ा हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में पैरेलल हो गए। ये दोनों क्या हो गए, आपस में पैरेलल हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये कंडीशन हमारा फुलफिल, देखो अगर A क्रॉस B हो रहा है तो वो कंफर्म A क्रॉस B वेक्टर है। क्या है, A क्रॉस B वेक्टर ही है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर ये क्राइटेरिया है कि कोई दूसरा वेक्टर आकर के दोनों के परपेंडिकुलर खड़ा हो जाए, आपके साथ कोई आके खड़ा हो जाए, तो वो आपके क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि C वेक्टर
इज पैरेलल टू ए क्रॉस बी वेक्टर। क्या हो गया? सी वेक्टर क्या है? अच्छा, ये वेक्टर कौन है? ए क्रॉस बी का वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है। सी वेक्टर कौन है? जो साइड में आके खड़ा हो गया। बार बार मैं समझाने की, ये जरूर समझ लीजिए आप लोग कि ये ए क्रॉस बी वेक्टर ये वाला वेक्टर है ना। और दूसरा जो सी वेक्टर की बात कर रही है, सी वेक्टर क्या है? इन दोनों के परपेंडिकुलर अगर एक ही चीज है तो ये भी ऐसे आके साइड में खड़ा हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है? आपस में पैरेलल। तो सी वेक्टर क्या हो गया हमारा? पैरेलल टू ए क्रॉस बी वेक्टर। अब यहां से ये कंसेप्ट उठाएं आप, ए और बी अगर पैरेलल है तो ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। तो सी और ए क्रॉस बी आपस में पैरेलल है तो सी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। फिर से एक बार मैं रिकैप कर देता हूं। इस चीज को आप पहचाने, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दे गॉट क्रॉस्ड, इस तरह से क्रॉस है। तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। तो ये आपका क्या हो गया? दिस इज योर ए क्रॉस बी वेक्टर। इसका नाम ही क्या है? ये ए क्रॉस बी से पैदा हुआ। अब मान लीजिए, अच्छा ये क्या है? ये इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है। तो ऐसा तो है नहीं कि यही एक वेक्टर जो होगा दोनों के परपेंडिकुलर होगा। कोई भी वेक्टर इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर, इसके भी ये ऐसे आके खड़ा हो गया। तो ये हमारा सी वेक्टर जो एग्जांपल में हमने लिया, ये हमारा सी वेक्टर है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। और ये हमारा ए क्रॉस बी है जो दोनों के परपेंडिकुलर है। तो दोनों आपस में क्या हो गए? पैरेलल हो गए। और पैरेलल वेक्टर इज द मल्टीपल ऑफ एनी कांस्टेंट। तो ये कंसेप्ट हमारा यहां से ये निकल गया। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, आप बार बार वीडियो को रन करके देखें, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं लाइव आकर के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले इसको नोट करें। होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, ए क्रॉस बी वेक्टर इज योर नॉर्मल वेक्टर, है ना। नॉर्मल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी वेक्टर। और अगर कोई अलग से वेक्टर ये दोनों के परपेंडिकुलर है तो ये नॉर्मल वेक्टर और ये वेक्टर दोनों आपस में क्या हो गए? पैरेलल हो गए। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए वेक्टर, ए क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर। कोई भी हमारा एक्सटर्नल वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर है तो अब क्या होगा? इससे पैरेलल होगा। पैरेलल होगा तो सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़े फटाफट से आप। ए वेक्टर, सी वेक्टर और बी वेक्टर लिख ले और डी वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। तो फटाफट से क्वेश्चन पढ़े और हम लोग आते हैं। चलिए, मैंने लिख दिया। ये मेथड हम लोग कैसे कर रहे हैं? क्रॉस वाले कंसेप्ट को यूज करके। क्वेश्चन होप कि आपने पढ़ लिया होगा। मैंने नोट डाउन कर दिया आपका ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। एक बार रीचेक कर लिया आप लोग जरूर से इसको क्रॉस से। आपको डी वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है? डी वेक्टर निकालना है ना। Where D vector which is perpendicular to both A and B vector। मैं हमेशा कह रहा हूं कि वेक्टर आपका नया टॉपिक है, आप इसके लैंग्वेज को सिंबल फॉर्म में लिखें। तो D vector is perpendicular to both A and B। तो D vector perpendicular to A vector, D vector perpendicular to B vector, and given that C vector dot D vector is 15। तो अब इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत हमें है ही नहीं। एग्जैक्ट डायग्राम बना हुआ है कि अगर डी वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या हो गया? डी वेक्टर इज पैरेलल टू ए क्रॉस बी वेक्टर। इसका मतलब क्या हो गया? डी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। तो डी वेक्टर क्या हो गया? लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। तो फटाफट से हम लोग क्या करते हैं? ए क्रॉस बी निकालते हैं। आपको क्रॉस प्रोडक्ट वाले वीडियो नंबर 3 में, जिसमें डॉट और क्रॉस मैंने कराया था, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमने लिख दिया था कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। ए क्रॉस बी, पहला कॉलम हमारा बनेगा आई, जे और के का, पहला रो हमारा, दूसरा रो बनेगा ए का। अगर ये बी क्रॉस है तो ये बी का बनता। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, करके नहीं दिखाया था। तो इसका x1 y1 z1, ए का हमारा क्या है? 1,
4 2। बहुत ध्यान से देखें, 3 -2 एंड 7। तो ये हमारा बी वेक्टर का, तो ये हमारा क्रॉस कैसे निकलेगा, मैंने इसका डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट भूल चुके हैं तो फटाफट से जा करके रिकैप कर लें आप, क्योंकि अभी इन सब की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये हमारा आ गया प्लस माइनस प्लस, यहां पे आई कैप, यहां पे जे कैप और यहां पे के कैप। ये क्रॉस करने का तरीका है। और ब्रैकेट के अंदर ये छुपा 4 into 7 28 माइनस माइनस प्लस 4, दिस इज 32। फिर से दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये 32 आएगा। फिर अब जे में हमारा ये वाला छिप गया, 1 into 7 माइनस 3 into 2 6, तो ये क्या हो गया हमारा 1 हो गया, 7 माइनस 6 प्लस के कैप में हमारा क्या हो जाएगा -2 माइनस 12, दैट इज -40। तो हमारा ए क्रॉस बी वेक्टर निकल के आ गया 32 आई कैप माइनस जे कैप प्लस माइनस 14 के कैप। दिस इज योर ए क्रॉस बी वेक्टर, दिस इज योर ए क्रॉस बी वेक्टर। तो पहले आप यहां तक का काम डन करें या स्क्रीनशॉट लें। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बोर्ड की सफाई हो चुकी है। अब हमने ए क्रॉस बी वेक्टर निकाल लिया। अब हमें डी वेक्टर के लिए क्या जरूरत है, ए क्रॉस बी तो हमें पता है, अब हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी। लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, तो लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए सी डॉट डी वेक्टर दे रखा है हमारा, है ना। तो सी डॉट डी, तो सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चों 15। तो सी के जगह पे हमने सी वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट डालनी है, डी के जगह पे लैम्डा इंटू ए क्रॉस बी, ये हमारा डी वेक्टर। तो मैं आपको डी वेक्टर लिख करके दे देता हूं यहीं पे। चलिए, तो ये ए क्रॉस बी हो गया, तो डी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। तो डी वेक्टर विल बी 32 लैम्डा आई कैप, ब्रैकेट खोल करके मैं दे रहा हूं, माइनस 32 जे कैप माइनस 14 32 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप माइनस 14 लैम्डा के कैप। दिस इज योर डी वेक्टर। अब हमें सी डॉट डी क्या यूज करना है, सी डॉट डी, सी की वैल्यू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप, डॉट में 32 लैम्डा, लैम्डा में बाहर भी रख सकता था बट मैंने आपको पूरा मल्टीप्लाई करके डिटेल में 32 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप माइनस 14 लैम्डा के कैप। अब डॉट करेंगे x1 x2 प्लस y1 y2, तो ये हमारा बन गया 32 इंटू 64 और इक्वल टू वैल्यू कितनी दे रखी है 15, तो ये बन गया हमारा 64 लैम्डा, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस लैम्डा और यहां पे माइनस 56 लैम्डा इक्वल टू 15। तो ये हमारा आप देख लें कितना बन रहा है, ये 56 और ये हमारा कितना बन जाएगा 55, तो 9 लैम्डा बन रहा है। तो 9 लैम्डा इज इक्वल टू 15, देन लैम्डा इज इक्वल टू 15 by 9, दैट इज 5 by 3 लैम्डा की वैल्यू। तो हमें क्या चाहिए था डी वेक्टर, तो डी वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। तो फटाफट से हम लोग यहां पे लैम्डा की वैल्यू है ना, तो डी वेक्टर इज इक्वल टू 32 इंटू
5/3 आई कैप माइनस, है ना, यहां पे 5/3 जे कैप माइनस 14 इंटू 5/3 के कैप। तो फाइनल आंसर इज 160/3 आई कैप माइनस 5/3 जे कैप माइनस 70/3 के कैप। आप एनसीईआरटी में अगर इसका आंसर चेक करेंगे तो चलिए, तो डी हमारा डी कैप क्या आ गया, डी वेक्टर क्या आ गया, 160/3 आई कैप माइनस 5/3 जे कैप माइनस 70/3 के कैप। एनसीईआरटी में चेक करेंगे तो ये साइन आपका शायद मिस्टेक से मिसप्रिंट हो रखा है, बहुत सालों से मिसप्रिंट है। तो होप कि आपको ये अप्रोच समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले। अभी मैं आपको इसका डॉट प्रोडक्ट का अप्रोच बताता हूं, लेकिन उसमें आपको कैलकुलेशन खुद करना पड़ेगा। मैं आपको फटाफट से डॉट का कंसेप्ट इसमें बताता हूं। आइए हम लोग डॉट में इसको कैसे यूज करेंगे, डॉट का कंसेप्ट इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमने डी वेक्टर फाइंड आउट करना था। हमने डी वेक्टर को लेट कर लिया xi प्लस yj प्लस zk। तो हमें तीन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x, y और z की वैल्यू अगर निकल गई तो हमारा वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा डी वेक्टर। तो अब तीन वैल्यू निकालने के लिए हमारे को तीन इक्वेशन चाहिए, और तीन इक्वेशन के लिए हमारे को तीन कंडीशन चाहिए। और ये सीधा सीधा देखो आपको दे रखा है, D इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट जीरो होता है। इसका मतलब क्या हो गया, D डॉट A इक्वल टू जीरो, D डॉट B इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि वो B के भी परपेंडिकुलर है। और यहां एक कंडीशन तो ये ही रखा है। तो D डॉट A को अगर हम लोग करते हैं, आप देखें यहां से D का ये और A का ये, x1 x2 x प्लस y1 y2 4y प्लस z1 z2 2z इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। D डॉट B करते हैं, D का x1 B का x2 3x, है ना, माइनस 2y प्लस 7z इक्वल टू 0। और D को C से डॉट करते हैं तो इक्वल टू कितना है, 15। तो फटाफट से 2x माइनस y प्लस 4z is equal to 15. Now on solving these three equations you will get values of x, y and z. सर फायदा क्या हुआ हमें? तो फायदा ये हुआ कि जो आपको आसान लगे, जो कंसेप्ट इजीली आपको इनेल कर सकते हैं। डॉट सिंपल होता है, लेकिन आपको कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा आपको ये लंबा जरूर लगेगा। क्रॉस हमेशा से शॉर्ट होता है, लेकिन उसमें कंसेप्ट आपका ब्रेन वर्क होना चाहिए कि कैसे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो क्रॉस को यूज करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन कन्वीनियंट और शॉर्ट होता है। कैलकुलेशन भी शॉर्ट हो जाते हैं, सारी कुछ चीजें बच जाती है। डॉट में आपको लंबे में जाना पड़ेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 के दोनों अप्रोच। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर ले, एक्स का कोएफिशिएंट इक्वेट करके एक्स कैंसिल करें, वाई और जेड में लेके आए। इन दोनों को सॉल्व करें, एक्स एलिमिनेट करें, वाई और जेड में लेकर के आए, फिर दोनों इक्वेशन को वाई और जेड को सॉल्व, एक की वैल्यू मिली, सब की वैल्यू मिली। होप कि अब ये क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर होगा। तो अब इससे ज्यादा कंसेप्ट हमारे को अब यूज नहीं करना है पूरे वेक्टर में। हमने आज सारे कंसेप्ट पढ़ लिए, इंक्लूडिंग क्रॉस का पैरेलल वाला कंसेप्ट भी सीख लिया हमने। तो अब एग्जांपल नंबर 30 में भी ज्यादा हमें टाइम नहीं लगेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली आज वाले वीडियो में ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाएंगे। अगर टाइम बचेगा तो मैं एग्जांपल नंबर 30 लूंगा, अदरवाइज वो हमारे लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगा और उसके साथ क्रॉस के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो एक वीडियो और हमारा है वेक्टर के लिए। तो कुल मिलाकर के 7 वीडियो में हमारा वेक्टर खत्म होगा। चलिए आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 14 पे आ रहा है। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ ले 2-3 बार। तो क्वेश्चन को अगर आपने 2-3 बार ढंग से पढ़ा होगा तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें, पहले तो 3 वेक्टर है। एक वेक्टर है i प्लस जे प्लस के, दूसरा वेक्टर है आपके सामने लिखा हुआ है 2, 4, -5, और तीसरा वेक्टर है हमारा
लैम्डा आई प्लस 2j प्लस 3k। तो पहले तो हमने इन तीनों वेक्टर, यहाँ पे कहीं नाम नहीं लिखा हुआ है, तो हमने क्या करा, इन तीनों वेक्टर का नामांकन कर दिया है ना। तो पहला वेक्टर हमने ए ले लिया, दूसरा वेक्टर बी ले लिया, तीसरा वेक्टर सी ले लिया। अब क्वेश्चन को का लैंग्वेज को पढ़ के हमने इसको सिंबल में बनाना है। क्या है कि सबसे पहले द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑब्वियसली दो वेक्टर का, तो ऑफ दिस वेक्टर मतलब ए वेक्टर का हमने डॉट करना है। किससे डॉट करना है? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस आई प्लस जे प्लस के विद यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर है, लेकिन ये नहीं हमें पता कि ये किसका यूनिट वेक्टर है, तो हमने इसको अभी कैप कर दिया। ध्यान से देखिए, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए विद यूनिट वेक्टर ऑफ, है ना, along the sum of these two given vector। तो हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, लेकिन किसका यूनिट वेक्टर निकालना है? b प्लस सी वेक्टर। तो b प्लस सी वेक्टर को हमने नाम दे दिया d वेक्टर। क्या नाम दे दिया? d वेक्टर। और d वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या? फिर से देखिए, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर a with a unit vector of sum of these two vector। तो these two vector दोनों का सम को हमने नाम दे दिया b, है ना। तो a डॉट क्या हो गया? d कैप इज यूनिटी का मतलब क्या हो गया? 1। देन यू हैव टू फाइंड लैम्डा। क्या निकालना है हमने? लैम्डा की वैल्यू। सर लैम्डा कहां से आ गया? आपका सी वेक्टर में हमें लैम्डा दे रखा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ए वेक्टर ऑलरेडी गिवन है, डी कैप निकालना पड़ेगा। डी कैप निकालने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ डी निकालना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ डी निकालने के लिए पहले डी वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो अल्टीमेट गोल हमारा क्या है? सबसे पहला गोल है हमारा डी वेक्टर निकालना, फिर मॉड डी वेक्टर निकालना, फिर डी कैप निकालना, फिर इसको ए के साथ डॉट करेंगे। तो एक एक करके हम लोग बारी बारी से, पहला स्टेप डी वेक्टर इज b प्लस सी वेक्टर, b वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो b और c को ऐड करें, b और c को ऐड करें तो 2 प्लस लैम्डा आई हो जाएगा। ये 2 प्लस लैम्डा आई कैप, 4 प्लस 2 दैट इज 6j कैप, और यहां पे माइनस 2k कैप। तो दिस इज योर क्या है हमारा? लैम्डा, सॉरी डी वेक्टर। तो मॉड ऑफ डी हमारा क्या आएगा? अंडर रूट 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4। तो ये होल स्क्वायर अभी ना खोलें, बाद में जब कैलकुलेशन की बारी आएगी फिर हम लोग खोलेंगे। तो 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 40 इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर। तो डी कैप क्या हो गया? डी वेक्टर अपॉन मॉड डी कैप हो गया हमारा डी वेक्टर अपॉन मॉड डी। डी वेक्टर क्या था? 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 1। तो अब हमारे को डी कैप मिल गया, ए वेक्टर मिल गया। अब a डॉट d इज इक्वल टू, हमने क्या डी कैप इज इक्वल टू क्या करना है? 1 करना है। तो a वेक्टर डॉट d कैप इज इक्वल टू क्या रखना है हमने? 1। तो a वेक्टर हमने डाल दिया i प्लस j प्लस k, डॉट में डालेंगे 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप अपॉन में अंडर रूट 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 40 इज इक्वल टू 1। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है और इन दोनों का डॉट कर सकते हैं। तो x1 x2 तो क्या बन गया? ये हमारा 2 प्लस लैम्डा 6 प्लस 1, 6 इंटू 1 कितना हो गया? प्लस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 40। क्लियर है? अब ये हमारा बन गया 2 और 2 कैंसिल,
तो लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर अगर हम लोग करें तो यहाँ पे रूट हट जाएगा, 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 40 का होल स्क्वायर। चलिए अभी अगले स्टेप पे करना है, तो पहले यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, जगह की कमी है। चलिए अब यहां से हमने क्या करना, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो ऑब्वियसली स्क्वायरिंग करेंगे, तो लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर। नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 36 प्लस 2ab 12 लैम्डा इज इक्वल टू 4 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 40। लैम्डा स्क्वायर गॉट कैंसिल्ड, 4 लैम्डा हमारा इधर आ गया, 12 माइनस 4 कितना हो गया 8 लैम्डा, और ये 36 46 40 माइनस 36 अच्छा 40 प्लस 44 40 प्लस 4 44 दिस इज 8, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी निकल गई 1। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 14, अगेन एन इंपॉर्टेंट वन। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये हमारा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 13 था। यस, दिस क्वेश्चन नंबर 13, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग 14 पे चलते हैं, उसके बाद हमारे कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, इसको फटाफट से हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। अब स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। तो 14 को एक बार ध्यान से पढ़ लें, इसमें जो भी चीजें हैं उसको सिंबल फॉर्म में लिख लें। तो सबसे पहले दे रखा है ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, मतलब ए बी सी 3 वेक्टर हैं, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब ए परपेंडिकुलर है बी के, फिर बी परपेंडिकुलर है सी के, और सी परपेंडिकुलर है ए के। जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस होता है, ठीक है, एक्स वाई के परपेंडिकुलर, वाई जेड के परपेंडिकुलर, जेड एक्स के परपेंडिकुलर, तो तीनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर। तो सिंबॉलिकली हमने लिख लिया A इज परपेंडिकुलर टू B, B इज परपेंडिकुलर टू C एंड A इज परपेंडिकुलर टू C। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर लिखना काफी नहीं होता, इसका मतलब क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म में हम इसको कैसे जानेंगे कि अगर A और B को डॉट करें तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट 0 होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट 0 होता है। तो B डॉट C भी क्या हो जाएगा हमारा 0, और A डॉट सी बी क्या हो जाएगा, या C डॉट ए बी क्या हो जाएगा 0। तो ये रिजल्ट भी हमने लिख लिया पहले सेंटेंस, मतलब हाफ सेंटेंस से, कि A B C आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगला है हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, तो मॉड A मॉड B और मॉड C क्या है आपस में, इनके मैग्नीट्यूड सेम है। अब यहां पे पूछा क्या जा रहा है आपसे, कि आपको बताना है शो दैट कि a प्लस बी प्लस सी एक वेक्टर है। क्या है ये, a प्लस बी प्लस सी एक वेक्टर है, जिसको हमने मान लो d वेक्टर छोटे में लिख लिया। क्या ले लिया, छोटे में, विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू a b एंड c वेक्टर, यही है। इसका मतलब क्या है कि ये जो d वेक्टर, मतलब a प्लस बी प्लस सी को हमने कैसे लिखा, d वेक्टर a के साथ जो एंगल बनाता है वही एंगल d वेक्टर b के साथ भी बनाता है, और d और c के बीच का भी एंगल क्या है, सेम है। कहने का मतलब कि d और a के बीच का एंगल सेम है, d और b के बीच का एंगल सेम है, d और c के बीच का एंगल सेम है। अगर हमने मान लो हमने लेट कर लिया एंगल बिटवीन d वेक्टर एंड a वेक्टर इज अल्फा, d vector and b vector is beta and b vector and c vector, ये मेरा एंड थोड़ा सा उल्टा सा होता है, इज गामा। तो आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। क्वेश्चन बहुत क्लियर है, आपस में क्लियर करके आप देख लें कि ए बी सी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है, रिजल्ट आपके सामने है। हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, ये भी सामने है, और इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी एंड सी वेक्टर। तो डी और ए का एंगल हमने अल्फा ले लिया, बीटा ले लिया, गामा ले लिया, डी रेस्पेक्टिवली। हमें शो करना है कि
एंगल हमारा तीनों सेम है। तो फटाफट से हम क्या करते हैं, डी और ए का हम लोग डॉट करते हैं। तो डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड डी मॉड ए कॉस अल्फा। तो अब डी डॉट ए करके देखें जरा, डी के जी वैल्यू क्या है हमारी, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर, डी की वैल्यू है, और यहां पे ए के साथ डॉट हो रहा है, इसको आप सेम रहने दें, बी ए कॉस अल्फा। चलिए रिजल्ट चेक करते हैं। ए डॉट ए क्या हो गया बेटा, मॉड ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल टू अगेन मॉड डी मॉड ए कॉस अल्फा। तो अब यहां पे मॉड ए स्क्वायर, चलिए ये दोनों क्या हो गए, देखिए ए डॉट बी क्या वैल्यू क्या है 0 और ए डॉट सी की वैल्यू क्या है 0। तो ये क्या बच गया हमारा, मॉड ए स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड डी मॉड ए कॉस अल्फा। तो मॉड ए कैंसिल हो गया, तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या बच गई हमारी, मॉड ए अपॉन मॉड डी वेक्टर। ये देखिए, उसी तरह से D को हमने क्या करना है, बारी बारी से B से डॉट करना। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, एक मिनट पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसी में चेंजेस करके आपको दिखा देता हूं। चलिए D को अब हम लोग किसके साथ डॉट करते हैं, B के साथ। तो यहां पे भी वैल्यू क्या हो जाएगी, B के साथ आप सिमिलरली भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे क्या हो गया B, अब यहां पे क्या ले लें हम लोग, B डॉट ए ले लेते हैं। चलिए ये वाला स्टेप मैं ठीक कर देता हूं। चलिए इसी में मैंने चेंज कर दिया, D डॉट बी वेक्टर मॉड डी मॉड बी कॉस बीटा, हमने इसके बीच का एंगल क्या लिया था बीटा, तो हमने D की वैल्यू डाल दी एज इट इज। अब B डॉट ए प्लस B डॉट बी मॉड बी स्क्वायर प्लस B डॉट सी वेक्टर। तो अब यहां पे B डॉट सी और B डॉट ए क्या हो गया 0, यहां से चेक कर ले, B डॉट सी एंड B डॉट ए 0, तो मॉड बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो यहां से हमारा क्या आ गया, cos बीटा इज इक्वल टू मॉड बी अपॉन मॉड बी। सिमिलरली तीसरी बार जब आप डॉट करेंगे तो cos गामा इज इक्वल टू, यहां पे सिर्फ चेंज आया है, देखो आप, मॉड सी अपॉन मॉड बी। तो अब यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि मॉड ए मॉड बी मॉड सी की वैल्यू क्या है हमारी, सेम है। तो क्या रीजन लिखना हमारा, सिंस मॉड ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड सी वेक्टर, देयरफॉर ये तीनों वैल्यूज आपस में क्या हो गए, cos अल्फा इज इक्वल टू मॉड ए अपॉन मॉड बी, cos बीटा इज इक्वल टू मॉड ए अपॉन मॉड बी, क्योंकि ए मॉड बी हमारा सेम है, एंड cos गामा इज इक्वल टू मॉड ए अपॉन मॉड। देयरफॉर cos अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा इज इक्वल टू cos गामा, implies that अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। तो ये तीनों एंगल हमारे क्या आ गए, इक्वल आ गए, इक्वल इक्वलेंट। तो डी वेक्टर जो है ए बी और सी तीनों से इक्वल एंगल बना। तो हम लोग अब यहां से क्वेश्चन नंबर 15 को छोड़ करके 16, 17 और 17 और 19 पे जाना, क्योंकि 18 हमारा क्रॉस का है। 15 को मैंने इसलिए छोड़ा है कि इस तरह के क्वेश्चन हमने पीछे भी छोड़ रखे हैं, तो वो सारे हम लोग एक साथ लेंगे। तो आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आराम से पढ़ ले कि थीटा अगर हमारा ए और बी के बीच का एंगल है, तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, राइट। अच्छा, मॉड ए क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
मॉड बी भी क्या होगा हमारा पॉजिटिव होगा, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां पे cos थीटा को कंडीशन क्या है कि अगर a डॉट बी इज ग्रेटर देन क्या है 0 है या इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। तो अब ये दोनों तो फिक्स हो गया, ये दोनों नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो बचा क्या थीटा, cos थीटा। cos थीटा ग्रेटर देन 0 कब होता है, चेक करके देख लिया, यहां पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव, आराम से देख। तो सारे ऑप्शन आपको मिल गए होंगे, तो आपका ऑप्शन आता है हमारा जब थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2, तो मेरे ख्याल से आपका ऑप्शन नंबर बी बन रहा है, तो ऑप्शन बी इज योर आंसर। छोटू सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत थी नहीं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा दे रखा है इफ a एंड b आर यूनिट वेक्टर, तो सिंबॉलिकली हमने मॉड a मॉड b इज इक्वल टू 1। इफ मॉड ऑफ a प्लस b इज आल्सो इक्वल टू 1, देन व्हाट इज थीटा। तो मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में मेरे ख्याल से इसमें एग्जांपल नंबर 28 किया था, आई थिंक यस, हाँ फोर्थ वीडियो में हमने एग्जांपल नंबर 28 में आपको एक नोट दिखाया था, नोट लिखवाया था कि इफ रिलेशन बिटवीन वेक्टर एंड इट्स मॉड इज गिवन और रिक्वायर्ड, ऑलवेज यूज मॉड ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए। तो हमारा देखो ए डॉट ए क्या होता है, मॉड ए स्क्वायर होता है, तो मॉड ए स्क्वायर भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए डॉट ए। तो यहां पे ये मॉड ए प्लस बी की हमारी वैल्यू गिवन है, तो मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर भी क्या होगा हमारा, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। क्लियर सर, क्यों लिया ये, क्योंकि थीटा का जिक्र तभी होगा जब ए और बी आपस में डॉट होंगे, और ए और बी को आपस में डॉट कराने का क्या तरीका था, जब दोनों को हम लोग इकट्ठे डॉट कराएं। दूसरा कंसेप्ट क्या था हमारा, मॉड ऑफ ए प्लस बी गिवन है, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, ये कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, मॉड ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तो मॉड इसका स्क्वायर किसी भी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बार वेक्टर को डॉट करा दो, तो इसकी वैल्यू तो 1 ही रहेगी। और यहां पे अब a डॉट a क्या हो गया सर, मॉड ए स्क्वायर प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a, ये दोनों तो हमारा सेम आएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख करके बताना है, प्लस मॉड b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 1 इज इक्वल टू ये हो गया 1 प्लस ये हो गया 2 a डॉट b प्लस 1, वैल्यू क्या हो गई 2 प्लस 2। अब a डॉट b का फॉर्मूला मॉड a मॉड b cos थीटा, एंगल बिटवीन देम, मॉड a 1 मॉड b 1। तो अब हमारा क्या बन गया, यहां पे आप देखें ध्यान से, 1 इज इक्वल टू, है ना, 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 cos थीटा, 2 प्लस 2 cos थीटा। तो ये आप इधर लेकर के आए, तो ये क्या हो गया हमारा 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा -1/2। तो थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो π/3 पे होता है, तो थीटा इज इक्वल टू π माइनस π/3, दैट इज 2π/3। आप अपना ऑप्शन चेक करें। तो दिस इज योर गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन वैसे आता है ये, अगर ऑब्जेक्टिव पे है तो काफी अच्छा लेवल का क्वेश्चन माना जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आपकी दुरुस्त होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट लें। तो ये स्टार्टिंग के फॉर्मूले डे 1 के डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है और क्रॉस प्रोडक्ट का। तो ए डॉट बी का मॉड तो कोई मतलब बनता नहीं है, ए डॉट बी लिखे या मॉड ऑफ ए डॉट बी लिखे, इट इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी। तो ये क्या बन गया हमारा, मॉड ए मॉड बी cos थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय cos थीटा। चलिए तो ये हमारा बन गया cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये दोनों π/4 पे इक्वल होते हैं, और साइन बाय cos को लिख दे tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू π/4।
तो ये रहा हमारा मिसलेनियस का क्रॉस को छोड़ करके और कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन को छोड़ करके पूरी मिसलेनियस डॉट प्रोडक्ट हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है उन सबको प्लस एग्जांपल नंबर 30 और क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेने वाले हैं, दैट इज इन वीडियो नंबर 7। होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा और वेक्टर पे आपका ग्रिप बन चुका होगा। इतने वीडियोज में आपके वेक्टर बिल्कुल क्लियर कट हो गए होंगे, कोई बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी डाउट के। तो आप ये चीज ध्यान रखना कि आपका इजीली मार्क्स यहाँ से आ सकता है ना, बड़े इजी स्कोर हो सकते हैं यहाँ से। तो इसको कभी मत छोड़ना, इंटीग्रेशन वाली हालत मत करना आप लोग। तो इसको अच्छे से, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।